हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विंध्या कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने किया था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि जो एमएनसी कंपनी होती है उसका हमारी इंडिया में अगर कोई एमएनसी कंपनी सेटअप होती है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, वो कैसे कैसे अपनी कोई भी बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आती है तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, उसका एक प्रोसीजर पढ़ा था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने एनेबल किया है ग्लोबलाइजेशन को, डब्ल्यूटीओ क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना लोगों में आप सब्सक्राइब यानी कि शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी टाइमली वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, यानी कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परचेज या सेल करते हैं वो हमारा फॉरेन ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे फॉरेन ट्रेड का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हुआ, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने आईटी कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ी, ट्रांसपोर्टेशन की नीड हुई, बहुत सारी चीज़ों की लेबर की ज़रूरत हुई और ज़्यादा गुड्स पर हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। दूसरा क्या हुआ, बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए। बायर हैज सो मैनी ऑप्शन, मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले मार्केट में एक टाइप के शूज़ मिलते थे, अब क्या हुआ, एमएनसी कंपनी आने की, यानी फॉरेन ट्रेड होने लगा। अब आपको वैरायटी ऑफ नंबर यानी कि लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी अवेलेबल होगी शूज़ की। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उससे क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया किसमें, दो प्रोड्यूसर के बीच। ठीक है, तीसरा क्या, फोर्थ है हमारा फॉरेन ट्रेड हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ टू कंट्री, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, दो कंट्रीज़ के बीच इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि जब देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक चाइना, एक इंडियन, दो कंट्रीज। इंडिया की कोई एमएनसी कंपनी है, वो क्या करती है, चाइना में जाके गुड्स सेल करती है, और चाइनीज़ कंपनी है वो इंडिया में आके गुड्स सेल करती है। इससे क्या हुआ, दो कंट्रीज़ के बीच इंटीग्रेशन हो गया, उनके बीच रिलेशनशिप बढ़ा, मार्केट एक्सपेंड हुई, इन सब चीज़ों में। ठीक है, एंड लास्ट थिंग है कि जो हुआ हमें भी, यानी कि जैसे इंडिया का एग्जांपल लेके चलो, अगर फॉरेन ट्रेड होने लगा कि इंडिया की भी जो एमएनसी कंपनी होगी, यानी कि जो कंपनी थी वो एमएनसी में कन्वर्ट होगी, उनके पास भी क्या हुआ, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, अपॉर्चुनिटी टू सेल प्रोडक्ट इन ग्लोबल लेवल। ये सारे बेनिफिट होते हैं फॉरेन ट्रेड के। उसके बाद आ जाते हैं हम फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से, फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एनेबल हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आया है। सबसे पहला हमारा है लिबरलाइजेशन। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी कंट्री ने क्या किया था, खुद से गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गई थी। यानी कि बाहर की कंट्री ना ही यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर सकती थी, ना ही बाहर की कंट्री यहाँ पे गुड्स सेल कर सकती थी। तो कंट्रीज़ ने इससे बचने के लिए फिर क्या हुआ, इसके यानी कि हमारी कंट्री ने क्या किया, टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया, कस्टम ड्यूटी लगाई, बहुत सारे बैरियर लगा दिए ताकि बाहर की कोई कंट्री यहाँ पे आके गुड्स सेल ना कर सके, ना अपनी कंपनी सेटअप कर। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारे यानी कि कम जो हमारी मार्केट थी वो एक लिमिटेड मार्केट थी। दूसरा क्या था, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी एनहांस नहीं थी, इतनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट कर पा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, हमने सोचा 1991 में
कि लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को लेके आ सकते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो ट्रेड बैरियर थे या फिर जो टैक्स ड्यूटी थी, यानी कि कस्टम ड्यूटी होगी, सारी चीज़ें, इन सबको हमने फ्री कर दिया, यानी कि लिबरलाइज कर दिया, फ्री कर दिया। अब क्या होने लगा, बाहर की कंट्री, जैसे हमने बताया था MNC कंपनीज इंडिया में आ गई, वो गुड प्रोड्यूस करने लगी, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जिसकी वजह से जिस एरिया में वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया वो डेवलप हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, वायर के पास कंपटीशन इंक्रीज हुआ। ये सारे फायदे किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन। सेकंड वन है हमारा टेक्नोलॉजी या फिर IT सेक्टर बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, जैसे हमने कोई भी MNC कंपनी है, बाहर की कोई कंपनी है, वो इंडिया में गुड्स सेल करना चाहती है, या फिर इंडिया के लोग हैं वो गुड्स मंगवाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, यानी कि ये तो है नहीं आप वहाँ पे एक कि ईमेल के थ्रू ही भेज सकते हो, यानी खुद जाओगे पर्सनली तो कितने दिन लग जाएंगे आने जाने में। तो इस सब को दूर करने के लिए और कैसे आपको प्रोसेस होगा, ये सारे प्रोसेस को दूर करने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी एनहांस हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो आप ईमेल के थ्रू अपने गुड्स परचेज या सेल करवा सकते हो, यानी कि अपना ऑर्डर दे सकते हो। एंड थर्ड वन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे एयर हो गया, शिप हो गया, जैसे आपने गुड्स और सर्विसेज का ऑर्डर तो दे दिया, वो किसके थ्रू आएगा, एयर या शिप के थ्रू, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ। इन सब फैक्टर की वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन एनेबल हुआ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एनहांस हुआ, ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। उसके बाद आ जाते हैं हमारा WTO। क्या है, WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब आया था, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में आया था। इसके अंदर 164 कंट्रीज हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप्ड कंट्री थी, यानी कि जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इनके द्वारा सेटअप किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मोटिव था टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, या फिर जो बैरियर लगाए हुए थे हमने, ट्रेड बैरियर थे, उनको रिमूव करना, ये इसका था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहा है, बैरियर को कम करता है, या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ट्रेड बैरियर है उनको रिमूव करता है, लिबरलाइजेशन को प्रमोट करता है, लिबरलाइजेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके अलावा भी कुछ नॉर्म्स सेटअप करती है, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, नॉर्म्स सेटअप बाय WTO। वो नॉर्म्स क्या होते हैं, वो नॉर्म्स होते हैं कि जितनी भी कंट्रीज आती हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कितनी है बताई थी हमने, 164 कंट्रीज आती हैं, इंडिया भी आती है, बहुत सारी कंट्रीज आती है इसके अंदर, 164 कंट्री, उनके ऊपर नॉर्म्स सेट किए जाते हैं WTO के, ताकि उन जो नॉर्म्स सेटअप किए गए हैं या फिर जो हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, यानी कि जो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हम यानी कि इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उसकी वजह से किसी भी कंट्री को लॉस ना हो, इसकी वजह से कंट्री लॉस फील ना करे, इसकी वजह से कुछ नॉर्म सेट किए गए, ठीक है। ये सारा हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने बताया था WTO है, यानी कि WTO है, आपने देखा होगा WTO क्या करता है, डेवलप्ड कंट्री द्वारा बनाया गया है ना, हमने पढ़ा था WTO डेवलप्ड कंट्री द्वारा बनाया गया। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करती हैं, अपना यानी कि जो टैक्स रेट है उसको तो बढ़ा देती हैं, इम्पोज कर रखी बैरियर। लेकिन WTO क्या करता है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है उनको परस्यूड करता है, या फिर उनको डीमोटिवेट करता है कि, या फिर उनको प्रेशराइज करता है कि वो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करे, यानी लिबरलाइज करें। तो ये बोल रहा है कि फेयर स्ट्रगल होना चाहिए, या तो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स इम्पोज होना चाहिए, या फिर दोनों कंट्री के ऊपर लिबरलाइजेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाती है कि फेयर स्ट्रगल होना चाहिए, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, इट इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट एंड गवर्नमेंट गिव्स इक्वल राइट टू द वर्कर्स। मतलब क्या है, अगर कोई MNC कंपनी आ जाती है, MNC कंपनी आ गई, उससे क्या हुआ, वो यहाँ आती है, अपना प्रोडक्शन करती है, बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसे कमा के लेके जाती है, वो तो MNC यानी कि दूसरी बाहर की जो कंट्री है उसको ही फ़ायदा हुआ। तो बोलते ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, हमारा लेबर लॉ भी प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। मतलब क्या, यानी कि जो हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए,
दूसरा क्या है, हाई वेजेस मिलने चाहिए, हेल्थ सेफ्टी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और जो वर्कर्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये नहीं है कि ना ही चाइल्ड लेबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। सेकेंड थिंग, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यहाँ क्या हुआ, हमने बताया था इसके एमएनसी का ड्रॉबैक क्या था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो अपना बिजनेस उनका डिस्क्लोज हो गया था, यानी कि बंद हो गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो एमएनसी कंपनी है उनके आने की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर, अगर हमें लग रहा है कि बाहर की कंपनी आने की वजह से हमारी कंट्री के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कुछ नेसेसरी यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन ट्रेड बैरियर या इन्वेस्टमेंट बैरियर का यूज़ करना चाहिए। और WTO के साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि फेयर रूल बनाए। ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्री को ज़्यादा लिबरलाइजेशन मिले और अंडर डेवलप कंट्री को कम लिबरलाइजेशन मिले, या फिर डेवलप्ड कंट्री अपनी तरीके से टैक्स इम्पोज कर ले या कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर ले और डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ना हो। दूसरा क्या, इट आल्सो अलाइन विद डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिमोनिवेटिंग ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन WTO। ये क्या बोल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था WTO की वजह से, क्योंकि WTO क्या कर रहा था, उनको प्रेशर कर रहा था डेवलपिंग कंट्री को कि लिबरलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की तभी ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट हो पाएगा या फिर फैसिलेट हो पाएगा जब आप लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को करेंगे। ये डोमिनेट कर रहा था डेवलपिंग कंट्री को। इसकी वजह से ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सब कंट्रीज यानी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको फाइट करनी चाहिए अगेंस्ट WTO, ताकि सबको इक्वली यानी कि फेयरली ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस मिल सके। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो आगे का चैप्टर आपको 2-3 दिन में प्रोवाइड हो जाएगा, आप तब तक ये चैप्टर कवर कर लीजिए। हमारे 4 चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक टॉपिक रहता है बस, वो हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।